हेलो एस्पिरेंट्स, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए विश्वसनीय और गहन विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक ऐसी किताब के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे जो लगभग हर यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा अभ्यर्थी की मेज पर मिलती है। स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास। हाँ, ये किताब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। हमारा आज का विषय है ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत। हम समझने की कोशिश करेंगे कि 18वीं सदी के उस दौर में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तस्वीर कैसी थी। बिल्कुल, जब मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अंग्रेजों का सूरज उग रहा था। हाँ, ये वो पृष्ठभूमि है जिसने आने वाली 2 सदियों के भारत की कहानी तय की। तो चलिए, स्पेक्ट्रम के आईने में 18वीं सदी के भारत की इस जटिल तस्वीर को परत परत समझने की कोशिश करते हैं। 18वीं सदी का पूर्वार्ध, एक ऐसा दौर जब 2 सदियों से ज्यादा वक्त तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला शक्तिशाली मुगल साम्राज्य लड़खड़ा रहा था। जी, औरंगजेब के लंबे शासनकाल 1658 टू 1707 के आखिर तक ही ये कमजोरी दिखने लगी थी। हाँ, उसकी कुछ नीतियां, जैसे दक्कन में वो लंबा युद्ध और धार्मिक असहिष्णुता वाली बातें, लगता है साम्राज्य की नींव को हिला चुकी थी। बिल्कुल, औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद तो जैसे पतन की रफ्तार और तेज हो गई। उत्तराधिकार के लिए वो खूनी लड़ाइयां, हाँ, वो तो थी ही। फिर कमजोर और अयोग्य बादशाह आते गए। और दरबार में अमीरों की गुटबाजी, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, इन सबने मिलकर साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला का दौर याद आता है, 1948। नाम के लिए तो लंबा शासन था। हाँ, पर उसी के दौर में हैदराबाद, बंगाल, अवध जैसे सूबे लगभग आजाद हो गए। मतलब नाम के लिए मुगल बादशाह मानते थे, पर असल में अपनी चलाते थे। तो ये अंदरूनी कमजोरी तो साफ दिख रही थी। लेकिन स्पेक्ट्रम इस बात पर भी जोर देता है कि बाहरी चुनौतियों ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। सही कहा, खासकर उत्तर पश्चिमी सीमा की अनदेखी वो भारी पड़ी। और उसी का नतीजा था पहला बड़ा झटका, फारस के शासक नादिर शाह का हमला 1738-39। हाँ, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये मुगल सत्ता के बचे खुचे इकबाल पर करारी चोट थी। 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना की हार। करनाल की लड़ाई 1739 और नादिर शाह का आक्रमण, ये तो प्रीलिम्स के लिए सीधे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद दिल्ली में जो लूटपाट हुई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। और उस लूट में मशहूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी चला गया। जी हाँ, कहते हैं करीब 70 करोड़ की दौलत लूटी गई। इसने तो मुगल खजाना खाली कर दिया होगा और उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी होगी। निश्चित तौर पर आर्थिक नुकसान से ज्यादा बड़ा धक्का प्रतिष्ठा को लगा। नादिर शाह ने सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका, जिसमें काबुल भी था, वो छीन लिया। अच्छा, इससे भारत उत्तर पश्चिम से और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया, जिसका रास्ता फिर अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों के लिए खुल गया। हाँ, नादिर शाह के बाद उसका सेनापति और उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली, या दुरानी भी कहते हैं शायद। जी, अहमद शाह दुरानी, उसका दौर आया। उसने तो 1748 से 1767 के बीच कई बार हमले किए। और अब्दाली के हमलों का सबसे अहम पड़ाव था 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये लड़ाई अब्दाली और उस समय की सबसे बड़ी भारतीय शक्ति मराठों के बीच हुई। इसमें मराठों की भयानक हार हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। अक्सर प्रीलिम्स में इसका साल, पक्ष और नतीजे पूछे जाते हैं। हाँ, जरूर। लेकिन मेंस के नजरिए से देखें तो इस हार ने मराठों की दिल्ली पर कब्जा कर मुगलों की जगह लेने की महत्वाकांक्षा को लगभग खत्म कर दिया है। और ये मेंस के विश्लेषण के लिए काम का हो सकता है। आखिर पानीपत ही क्यों? मतलब बार बार जंग का मैदान वही जगह क्यों बनी? पहली लड़ाई 1526 में बाबर और लोदी, दूसरी 1556 में अकबर और हेमू, और फिर ये तीसरी 1761 में अब्दाली और मराठा। क्या खास बात थी इस जगह में? इसके कई ठोस रणनीतिक और भौगोलिक कारण थे। सबसे पहला, दिल्ली के नजदीक होना। दिल्ली उस वक्त उत्तर भारत की सियासत का केंद्र थी। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये उत्तर पश्चिम से खैबर दर्रे के रास्ते आने वाले हमलावरों के मुख्य मार्ग पर पड़ता था। तो दिल्ली के शासकों के लिए उन्हें वहीं रोकना सबसे तार्किक था। और कनेक्टिविटी का भी रोल रहा होगा, जैसे रास्ते वगैरह। यकीनन, ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, वो यहीं से गुजरती थी। इससे सेना और रसद, मतलब सप्लाई की आवाजाही आसान थी। अच्छा, इलाका समतल था, जो घुड़सवार सेना के इस्तेमाल के लिए बहुत मुफीद था,
और उस जमाने में युद्ध का यही मुख्य तरीका था। हाँ, कैवलरी का रोल बहुत बड़ा था। साथ ही यहाँ मॉनसून का असर कम समय के लिए होता था। लड़ाई के लिहाज से ये भी ठीक था। और एक और बात, वहाँ के स्थानीय कारीगर लड़ाई का सामान बनाने में माहिर थे। ये सब बातें मिलकर पानीपत को एक, आप कह सकते हैं, स्वाभाविक युद्ध क्षेत्र बनाती थीं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, तो बाहरी हमलों के साथ साथ अंदरूनी कमजोरी भी बढ़ रही थी। औरंगजेब के बाद के बादशाह, जिन्हें उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं, उनमें वो बात नहीं थी। जी हाँ, ज्यादातर कमजोर और अयोग्य साबित हुए। चलिए, कुछ खास शासकों और उनके दौर की अहम घटनाओं पर एक नजर डालते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से भी जरूरी हैं। बहादुर शाह फर्स्ट 1799 to 12 से शुरू करते हैं। हाँ, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आया। उसने कुछ हद तक मेल मिलाप की नीति अपनाई, जैसे मराठा राजकुमार शाहू को रिहा किया। लेकिन उसके बाद आए जहानदार शाह 1712-13। उसका दौर तो बड़ा छोटा रहा। हाँ, पर उसने इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया, मतलब राजस्व वसूली का ठेका देना। ये किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। उसने जजिया भी हटा दिया था। फिर आया फर्रुखसियर 1713-19। इसे तो सैयद बंधुओं, किंग मेकर्स ने गद्दी पर बिठाया था। जी हाँ, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, किंग मेकर्स कहा जाता था उन्हें। फर्रुखसियर के दौर की सबसे बड़ी घटना, जो आगे चलकर भारत के इतिहास को बदलने वाली थी, वो अंग्रेजों को दिया गया फरमान 1717 वाला। बिल्कुल, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार का फरमान। ये मेंस के लिहाज से कंपनी के उभार को समझने के लिए एक अहम बिंदु है। सही कहा। और विडंबना देखिए कि जिन सैयद बंधुओं ने उसे बादशाह बनाया, बाद में उन्होंने ही उसे मरवा दिया। हाँ, इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719-48 का लंबा दौर आया। शाह का हमला हुआ और दक्कन में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव रखी 1724 में। साम्राज्य का विघटन इसी के समय तेज हुआ। इसके बाद के शासक तो और भी कमजोर थे। अहमद शाह 1748-54 के समय अब्दाली का हमला हुआ। फिर आलमगीर II 1754 से 58। उसके नाम मात्र के शासनकाल में प्लासी का युद्ध 1757 हुआ। हालांकि वो बंगाल में हुआ, पर उसने अंग्रेजों की धाक जमा दी। लेकिन असली मोड़ आया शाह आलम II 1759 से 58 के समय। इसका शासनकाल भी काफी लंबा रहा। हाँ, शाह आलम II के दौर में दो बड़ी घटनाएं हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, जिसका हमने जिक्र किया, और बक्सर का युद्ध 1764। ये लड़ाई बहुत अहम है ना? बहुत ज्यादा। इसमें अंग्रेजों ने एक तरफ मुगल बादशाह शाह आलम II, दूसरी तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तीसरी तरफ बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम, इन तीनों की मिलीजुली सेना को हराया। और बक्सर की हार के बाद हुई 1765 की इलाहाबाद की संधि, ये तो भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। अक्सर इस पर सवाल बनते हैं। बिल्कुल, इस संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। इससे कंपनी को भारत में अपनी सेना और प्रशासन चलाने के लिए भारतीय पैसा मिल गया। यहीं से कंपनी एक व्यापारिक ताकत से राजनीतिक ताकत बनने की राह पर तेजी से चल पड़ी। इसका महत्व मेंस परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा है। एकदम सही कहा। इसके बाद मुगल बादशाह तो नाम के ही रह गए, अंग्रेजों के पेंशनर बनकर, जैसे अकबर द्वितीय 1806-37। हाँ, उसने तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। जी, और आखिर में आए बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837-57। अंतिम मुगल सम्राट, एक मजबूर शायर। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता माना। हाँ, पर विद्रोह कुचलने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मौत हुई। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ मुगल साम्राज्य का औपचारिक कानूनी अंत हो गया। तो इन शासकों की कमजोरी, दरबार की साजिशें, लगातार होते उत्तराधिकार युद्ध, क्योंकि कोई तय नियम नहीं था उत्तराधिकार का, हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा था, और प्रशासनिक नाकामी, ये सब पतन के बड़े कारण थे। इतिहासकार सिडनी ओवन का तो मानना है कि बहादुर शाह आए के बाद कोई लायक बादशाह हुआ ही नहीं, जिससे पतन और तेज हुआ। तो अब जरा विस्तार से मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को समझते हैं, जो मेंस का एक पसंदीदा टॉपिक है। स्पेक्ट्रम इसे 2 नजरिए से देखता है, साम्राज्य केंद्रित कारण और क्षेत्र केंद्रित कारण। लगता है दोनों का ही योगदान था। हाँ, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस थी, कोई एक कारण नहीं था। संक्षेप में देखें तो मुख्य कारण थे, पहला, औरंगजेब की नीतियां।
हाँ, उसकी धार्मिक असहिष्णुता जैसे जजिया फिर से लगाना, जिसने राजपूतों, सिखों, जाटों, मराठों सबको नाराज किया। और उसकी दक्कन नीति, वो अंतहीन युद्ध जिसने साम्राज्य के संसाधन चूस लिए। जैन सरकार जैसे इतिहासकार इसे बड़ा कारण मानते हैं। दूसरा कारण जाहिर है कमजोर उत्तराधिकारी। हाँ, औरंगजेब के बाद के बादशाह राजकाज संभालने में नाकाम रहे। शासन व्यक्तिगत निरंकुशता पे टिका था, तो शासक की योग्यता बहुत मायने रखती थी। तीसरा, उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न होना। हर बादशाह की मौत के बाद लड़ाइयां। जी, जिससे अस्थिरता बढ़ती थी, पैसा बर्बाद होता था। चौथा, अमीरों का पतन। दरबारी गुटबाजी, षड्यंत्र, स्वार्थ ने प्रशासन को ठप कर दिया। और वो जागीरदारी संकट जिसका जिक्र सतीश चंद्रा करते हैं, वो क्या था? उसे थोड़ा समझाएंगी। हाँ, देखिए, ये एक गहरा ढांचागत संकट था। होता ये था कि मनसबदारों, सैन्य प्रशासनिक अधिकारियों को तनख्वाह के बदले जमीन दी जाती थी, जिसे जागीर कहते थे। ओके। पर अब अधिकारियों यानी मनसबदारों और अमीरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, पर उन्हें देने के लिए उपजाऊ जागीरें कम पड़ गई। पाए बाकी यानी बांटने लायक जमीन कम थी। अच्छा, तो इससे क्या हुआ? इससे अमीरों में असंतोष बढ़ा, जागीर पाने की होड़ मची। जिन्हें मिली उन्होंने किसानों से ज्यादा टैक्स वसूला, जिन्हें नहीं मिली वो असंतुष्ट रहे। इससे विद्रोह भी हुए। औरंगजेब ने खालिसा भूमि, सीधे बादशाह के नियंत्रण वाली जमीन को जागीरों में बदलने की कोशिश की, पर समस्या बनी रही। यानी अंदर ही अंदर सिस्टम चरमरा रहा था। इसके अलावा और क्या कारण थे? जमींदारों की बदलती निष्ठा। स्थानीय जमींदारों ने केंद्र की कमजोरी का फायदा उठाया, टैक्स देना बंद किया या कम कर दिया, अपनी सेनाएं रखीं और अपनी ताकत बढ़ाई। कई जगह उन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना में मदद की या खुद स्वतंत्र होने की कोशिश की। और सेना का क्या हाल था? सैन्य कमजोरी भी एक बड़ा कारण था। मुगल सेना पुरानी पड़ चुकी थी, उसमें अनुशासन की कमी थी। वो नादिर शाह या अब्दाली जैसे हमलावरों का सामना नहीं कर सकी। यूरोपीय सेनाओं के मुकाबले तो वो कहीं नहीं टिकती थी। विलियम अर्विन जैसे इतिहासकार सैन्य कमजोरी को मुख्य कारण मानते हैं। आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं भी होंगी। लगातार युद्ध, शाही शान शौकत और खर्चे, व्यापार में ठहराव, कृषि संकट, इन सब ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। प्रशासन भ्रष्ट और अक्षम हो गया था। और बाहरी हमले? वो तो थे ही। ईरानी नादिर शाह और दुरानी अब्दाली आक्रमणों ने रही सही कसर पूरी कर दी। ताबूत में आखिरी कील का काम किया उन्होंने। और सबसे अहम, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय। बिल्कुल, मराठा, सिख, जाट जैसी नई शक्तियां और हैदराबाद, अवध, बंगाल जैसे स्वायत्त राज्य, ये सब मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे थे। और एक बात, यूरोप के मुकाबले भारत विज्ञान और तकनीक में पिछड़ रहा था, जिसका असर सैन्य ताकत और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ा। इतने सारे कारण एक साथ, लगता है जैसे हर तरफ से चुनौतियां थीं। कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई चीजें एक साथ गलत हो रही थी। जी, इसीलिए मुगल साम्राज्य का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी। अब बात करते हैं उन क्षेत्रीय राज्यों की जो मुगल खंडरों पर पनपे। स्पेक्ट्रम इन्हें 3 तरह से बांटता है। ये वर्गीकरण प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हाँ, वो 3 श्रेणियां हैं। पहली, उत्तराधिकारी राज्य, सक्सेसर स्टेट्स। ये पुराने मुगल सूबे थे जो नाम के लिए मुगल बादशाह को मानते थे, पर असल में आजाद हो गए थे। जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल। हाँ, हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क किलिच खां 1724, अवध के सादत खान बुरहानुल मुल्क 1722 और बंगाल के मुर्शीद कुली खां, इनके संस्थापक अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। दूसरी श्रेणी? दूसरी, स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट किंगडम्स। ये वो राज्य थे जो पहले से ही मुगल नियंत्रण से काफी हद तक बाहर थे या जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी, जैसे मैसूर, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान हुए। जी, केरल, मार्तंड वर्मा के अधीन त्रावणकोर, और राजपूत राज्य जैसे आमेर के राजा सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया। और तीसरी श्रेणी? तीसरी, नए राज्य, न्यू स्टेट्स। ये वो राज्य थे जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह करके बने थे, जैसे मराठा, जो सबसे शक्तिशाली थे शायद। हाँ, पेशवाओं के अधीन। फिर सिख, जाट भरतपुर के सूरजमल के नेतृत्व में, और अफगान राज्य जैसे रोहिलखंड और फर्रुखाबाद। इनमें से कुछ का जिक्र तो हमने पहले भी किया। मराठा शायद सबसे ताकतवर दावेदार थे मुगलों की जगह लेने के, पर पानीपत की हार ने उन्हें झटका दिया। हाँ,
हालांकि वे जल्दी ही उभर गए, पर आंतरिक झगड़ों और फिर ब्रिटिश कूटनीति का शिकार हुए। सिखों ने रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में एक मजबूत राज्य बनाया। उनकी 1809 की अमृतसर संधि अंग्रेजों के साथ उनके रिश्तों को समझने के लिए जरूरी है। ये भी प्रीलिम्स फैक्ट है। जी, रणजीत सिंह सुकाचकिया मिसल से थे। सिखों में पहले 12 मिसलें थीं। और मैसूर में हैदर और टीपू ने जिस तरह राज्य को मजबूत किया, वो भी काबिले गौर है। उन्होंने सेना और प्रशासन में कुछ नए प्रयोग भी किए। बिल्कुल, पर इन सभी क्षेत्रीय राज्यों की अपनी सीमाएं थीं। ज्यादातर ने मुगल प्रशासनिक ढांचा ही अपनाए रखा, कोई नया या बेहतर सिस्टम नहीं बनाया। उनकी फौजें भी ज्यादातर पुरानी तर्ज की थीं। मैसूर कुछ हद तक अपवाद था। और सबसे बड़ी बात शायद एकता की कमी थी। हाँ बिल्कुल, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। एकता की भारी कमी थी। इसीलिए कोई भी अकेली या मिलीजुली शक्ति ऐसी नहीं बन पाई जो अंग्रेजों का बढ़ता हुआ खतरा रोक सके। वे एक एक करके ब्रिटिश विस्तारवाद का शिकार हो गए। तो ये थी राजनीतिक तस्वीर, बिखरता हुआ केंद्र और उभरते हुए पर आपस में लड़ते क्षेत्रीय दावेदार। लेकिन इस उथल-पुथल के बीच आम जनजीवन कैसा था? समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा था? स्पेक्ट्रम इस पर भी रोशनी डालता है। अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि ही थी, पर तकनीक पिछड़ी हुई थी। किसान की हालत पतली थी। उसे राज्य, जमींदार, जागीरदार, साहूकार सब निचोड़ते थे। मतलब शोषण बहुत था। लेकिन व्यापार और दस्तकारी, खासकर कपड़ा उद्योग, वो तो काफी उन्नत था। सोने की चिड़िया वाली बात। हाँ, वो काफी हद तक सही है। भारत अपने तैयार माल जैसे बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, नील, शोरा वगैरह के बदले बाहर से सोना चांदी हासिल करता था। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, अहमदाबाद बड़े केंद्र थे। जहाज बनाने का काम भी होता था, खासकर केरल, आंध्रा, बंगाल में। हाँ, भारत का व्यापार दुनिया भर में फैला था। आयात में भारत से मोती, अरब से कहवा, चीन से चाय, रेशम, यूरोप से ऊनी कपड़े, तांबा, सीसा वगैरह आता था। ये व्यापारिक वस्तुएं और केंद्र प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस समृद्धि का फायदा आम आदमी तक कितना पहुंचता था, ये एक सवाल है। सही कहा। शिक्षा की बात करें तो पारंपरिक व्यवस्था थी। हिंदुओं के लिए पाठशालाएं और टोल चतुष्पाठी, मुसलमानों के लिए मकतब और मदरसे। बनारस, काशी, नदिया, तिरहुत, उत्कल संस्कृत के केंद्र थे। पटना फारसी का। बस सिलेबस कैसा था? ज्यादातर साहित्य, धर्म, कानून, तर्कशास्त्र, दर्शन, इन्हीं पर जोर था। विज्ञान, तकनीक, भूगोल जैसे विषयों पर ध्यान नहीं था, जो एक बड़ी कमी थी। और महिला शिक्षा तो लगभग नगण्य थी। और समाज, क्या उसमें कोई बदलाव आ रहा था या वो वैसा ही था? समाज काफी हद तक ठहरा हुआ और पारंपरिक था। जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी, जिसमें अनगिनत उपजातियां थीं। खान पान, शादी ब्याह, पेशा सब जाति पर आधारित था। इसमें गतिशीलता बहुत कम थी। और मुसलमानों में? उनमें भी शिया सुन्नी के अलावा नस्ल जैसे ईरानी, तुरानी, अफगान, हिंदुस्तानी और पेशे के आधार पर भेद थे। अशरफ, कुलीन और अजलाफ निम्न वर्ग का अंतर था। महिलाओं की स्थिति का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, वो काफी चिंताजनक थी। समाज पितृसत्तात्मक था और महिलाओं की स्थिति आमतौर पर दयनीय थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, खासकर उच्च जातियों और राजघरानों में, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुरीतियां आम थीं। विधवाओं का जीवन तो बहुत कठिन था, सुना है। हाँ, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। हालांकि कुछ अपवाद जरूर थे, जैसे केरल में नायर महिलाओं को कुछ अधिकार थे। राजा सवाई जयसिंह और मराठा जनरल परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुई। दास प्रथा भी थी क्या? हाँ, दास्ता मौजूद थी। खासकर घरेलू कामों के लिए दास-दासियां रखी जाती थीं। यूरोपीय कंपनियों जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेजों के आने से दास व्यापार और बढ़ा। वो बंगाल, असम, बिहार से दासों को खरीद कर बाहर ले जाते थे। लेकिन कला और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ जीवंतता दिखती है। हाँ, वो इसलिए कि मुगल दरबार उजड़ने से कलाकार, शायर, संगीतकार वगैरह क्षेत्रीय राजधानियों जैसे लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, मुर्शिदाबाद, कश्मीर में चले गए और वहाँ के शासकों ने उन्हें संरक्षण दिया। लखनऊ में आसफ उद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया 1784, जो आज भी मशहूर है। जी, जयपुर शहर बसाया गया जहाँ सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर जैसी 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाईं। केरल में पद्मनाभपुरम महल भी इसी दौर का है। चित्रकला में राजपूत और कांगड़ा शैलियां खूब फली फूली। और उर्दू शायरी का तो ये सुनहरा दौर था। मीर तकी मीर, मिर्जा सौदा, नजीर अकबर आबादी और बाद में गालिब, ये सब इसी दौर की देन है। बिल्कुल।
साथ ही तमिल, मलयालम, सिंधी, पंजाबी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी महत्वपूर्ण साहित्य रचा गया। तो संस्कृति के स्तर पर काफी कुछ हो रहा था, लेकिन ये गतिविधियां ज्यादातर अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित थीं। तो कुल मिलाकर स्पेक्ट्रम के इस अध्याय से जो तस्वीर उभरती है वो 18वीं सदी के भारत की है, जो राजनीतिक रूप से विखंडित था। हाँ, जहां एक पुरानी शक्ति मुगल का पतन हो रहा था और कई नई क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थी, पर उनमें न तो एकता थी, न ही भविष्य की कोई स्पष्ट दृष्टि या शायद क्षमता। एकदम सही। और यही वो राजनीतिक शून्य और अंदरूनी कमजोरियां थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक बाहरी, संगठित और महत्वाकांक्षी शक्ति को भारत पर कब्जा करने का मौका दिया। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी भारत ठहराव का शिकार था। हालांकि व्यापार और दस्तकारी में उसकी पुरानी धाक अभी भी थी, पर कृषि पिछड़ रही थी और समाज कुरीतियों से जकड़ा था। जी, मेंस के लिए पतन के कारण, क्षेत्रीय राज्यों की प्रकृति और उनकी विफलताएं और उस दौर की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रम के इस विश्लेषण को पढ़ने के बाद एक सवाल मन में जरूर कौंधता है। जिस तरह का राजनीतिक बिखराव और अंदरूनी लड़ाइयां 18वीं सदी के भारत में थीं, क्या ये लगभग तय नहीं था कि कोई न कोई बाहरी ताकत, चाहे वो अंग्रेज हो या कोई और, स्थिति का फायदा उठाती? इस पर सोचिएगा जरूर। हेलो एस्पिरेंट, आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम के इस महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़े मुख्य बिंदु और परीक्षा के लिहाज से जरूरी बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषण और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में मदद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।